बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ स्टूडियोज इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर गए। वहाँ इन्हें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने सूबे की सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। खानेवाल का जो अफसोसनाक वाक़या है उसमें तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अरकान सूबाई असम्बली से भी मुलाकातें की और अब ये बात सामने आई है, फैसला सामने आया है कि पंजाब काबीना में 4 नए वज़रा को शामिल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से जो नाम आएंगे इन्हें फिर सॉन इन किया जाएगा एज प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि बल्दियाती इलेक्शन का मैदान पीटीआई का है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 29 मई को पहले मरले के बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। 17 अजला में ये इलेक्शंस होंगे पंजाब के, और जिसे कहते हैं कि एक सख्त और बड़ा मुकाबला होगा। इस हवाले से भी हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। साथ में जो मुतल्लिका सियासी इस वक्त हलचल मची हुई है, जो मुलाकातों, मुशावरतों और मशवरों का सिलसिला जारी है। आज कल इशाया भी दिया गया था, जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनमें जो MNAs और MPs उनके साथ हैं, और मुस्लिम लीग काफ का भी मुशावरती इजलास हो रहा है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया, और इस इजाफे के बाद जो अब पेट्रोल की कीमत है वो 159 रुपये 86 पैसे 60 रुपये हो गई है, और हाई स्पीड डीजल की कीमत 154 रुपये 15 पैसे है। इनके असबाब और असरात पर ही हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि वो अपनी हुकूमत की कामयाबी का जो पैमाना है वो इससे जज करेंगे कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद मुल्क में गुर्बत में कमी वाक़या हुई है या नहीं। अगर कमी वाक़या होगी तो वो जानेंगे कि उनकी हुकूमत कामयाब हुकूमत रही। तो ज़ाहिर बात है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके असरात आम अशिया खुर्दनोश पर भी पड़ते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, PTI की तर्जुमानों में आपका शुमार होता है। कंवल शोजब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, DSNG लिंक पर हमारे साथ नशिस्त कर रही हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सेनेटर पाकिस्तान के रुकन हैं सेनेटर राना मकबूल साहब। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब, जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कंवल शोजब साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कंवल साहबा, पंजाब में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज लाहौर में मौजूद थे, और ज़ाहिर बात है पंजाब जो है वो एक हमारा सबसे बड़ा सूबा है, और लाहौर को कहा जाता है पॉलिटिकल कैपिटल है पाकिस्तान का। प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकातें भी हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगी, बल्दियाती इलेक्शन भी सर पे है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पहला मरला मुकम्मल हुआ, दूसरा 31 मार्च को होना है, पंजाब का होना है। साथ में ये जो अपोजिशन ने सफ़बंदी की हुई है, और एक तरफ लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का भी अनाउंस हुआ है, और अदम एतमाद के लिए भी उनकी मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। इसमें जहांगीर तरीन साहब फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। तो पूरी सिचुएशन को एज PTI स्पोक्स पर्सन कैसे एनालाइज करेंगे, साथ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इजाफा, उनकी टाइमिंग्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनवार साहब, आपने बड़ा जामे इंट्रोडक्शन दिया आज के जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा है लाहौर का। मैं सिर्फ इतना बताती चलूँ कि लाहौर का दौरा उनकी रूटीन में शामिल है, और वो तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद जो है लाहौर का एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं, और वहाँ पे मौजूद जो वज़ीर आला और उनके साथ साथ उनकी तमाम काबीना और जो तमाम मेंबरान उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद वहाँ मौजूद होते हैं और उनसे उनकी बातचीत भी सुनते हैं। अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं या कोई उनको सपोर्ट चाहिए होती है तो वो उसको देने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। जहाँ तक आपने ये PDM के बारे में बात की, तो देखिए 3.5 साल तो गुजर गए हैं। इस PDM के बड़ी बड़ी ललकारें आपने सुनी, बड़ी बड़ी धाड़ें सुनी, कभी आर या पार, इस्तीफ़े आज दे रहे हैं, इस्तीफ़े हम कल दे रहे हैं, इस्तीफ़े हमने जमा करा दिए हैं। लॉन्ग मार्च की पहले भी आपने आवाज़ें सुनी, एक हो भी गया था, अक्टूबर में आ गए थे मौलाना साहब अपनी पीली वो डंडा बरदार फौज लेके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे बेचारे बीमार हो गए, किसी को दिल का मसला हो गया, किसी को और कोई इशू हो गए, कोई बुखार में मुब्तला हो गए। तो हमने तो उनकी उस वक्त भी बड़ी मेहमानदारी की, उनको पानी भी पिलाया, खाने भी दिए, और उनकी तीमारदारियाँ भी कराई और इलाज मुआवजा कराया, और जब वो वापस गए तो उन्हें रुखसत किया। तो इस तरह की ये जो ललकारें ही आप सुनते जाएं। अभी इलेक्शन हुआ है, मौलाना साहब के तो घर में घुस के PTI ने उनको हराया है।
उनके ऊपर तो घर से ही नो कॉन्फिडेंस हो गया। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी दफा हार गए हैं, बन्नू की वो सीट हार गए हैं, तो जो इनका इंजन है पीडीएम का वो तो डिफॉल्टेड हो गया। जहां तक आप दूसरों की बात कर लेंगे, पीएमएलएन के सेनेटर बैठे हुए हैं, इनको उस इलेक्शन में 73 वोट पड़ा है टोटल। जो ये अवाम के बारे में बयान करने जा रहे हैं कि जी अवाम नो कॉन्फिडेंस की बात कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम तो नो कॉन्फिडेंस इन पे शो कर रही है और अभी तक वो कंसिस्टेंटली पीटीआई के साथ खड़ी है। ठीक है। तो जहां तक जोड़ तोड़ की आपने बात की है, मैं सिर्फ इतना बता दूं वो आपको कि सियासी इम्पैक्ट जो कर सकते माहौल है हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हम आए हैं, वो गर्म ही है। अच्छा। और वो इन लोगों के लिए गर्म है। अभी 17 को 18 को आप अदालतों की कार्रवाइयों पे जरा नजर रखिएगा। ये जो बुखलाहट नजर आ रही है और ऐसे ऐसे आपको मोजे, सियासी मोजे और कलाबाजियां नजर आनी शुरू हुई हैं, ये आपने तारीख में पहले शायद ना देखी हो। ये नजरिया ज़रूरत इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन के तहत जो मुकमुका होता है, उसके तहत आप देख लीजिए। वो जिनको अपने घर में अपने भाई की क्या कहते हैं अफसोस के लिए बुलाने से मुबर्रा थे, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीटें की थी चौधरी बरादरान के लिए कि हम इनसे तो अपने भाई के मरने पे अफसोस भी नहीं लेना चाहते हैं। उनके वो घुटनों को जाके हाथ लगा रहे हैं, कभी उनको फूल पेश कर रहे हैं, कभी उनके तरले मिनते कर रहे हैं, गोडे गिट्टों के आगे झुक के तो उनसे जो है हाथ जोड़े हैं। जहांगीर तरीन साहब जिनको कभी कहते थे कि जहाज से ये किया है, ये चोर है, ये फलाना है, आज उन्हीं के दर पे जाते हैं और उनके ऊपर आस लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जरदारी साहब जिनकी को लाड़काना की गलियों में घसीटना था, सड़कों पे उनका पेट फाड़ के करप्शन का पैसा निकालना था। अब उन्होंने उनको हजमुला खिला के कहा कि आप करप्शन का पैसा आराम से निकल जाएं। वो सर्रे महल, वो जो घोड़ों को मुरब्बे खिलाने वाले ड्रामे, एहतसाब के नारे, सब खत्म हो गया, सब भाई भाई हो गए। क्यों? क्योंकि मसला सारा ये है कि इनका एजेंडा एक है। जिस वक्त करप्शन का जवाब देने की बात आए तो फिर सबके शलवारों में एक ही नाला डला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारे इकट्ठे होकर चलना उनकी मजबूरी है। अपोजिशन जो है वो मुंतशिर है, हुकूमत पुरसुकून है, कंफर्टेबल है। ये पहले भी मुंतशिर थे, अब भी मुंतशिर है। नजरिया ज़रूरत और नजरिया मुकमुका से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने महंगाई की बात की, आपने तेल की कीमत बढ़ने की बात की। तेल की कीमतें बढ़ी हैं और उसकी रीजन ये है कि रशिया और यूक्रेन में इस वक्त आपस में टेंशन है। $95 फी बैरल अगर तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में हो जाएगी, हम तो बाहर से खरीदते हैं। वजीर आजम साहब ने बनी गाला में कुएं खुदने का ऑर्डर किया हुआ है। जिस दिन निकल आएगा वहां से तेल, इंशाल्लाह हम अपनी आवाम को फ्री में बांटेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान 3 ममालिक टॉप जो हैं, जो सस्ता तरीन पेट्रोल बेच रहे हैं, फिलहाल उसमें भी शामिल है। एक तो यूएई है जहां से तेल निकलता है, दूसरा सऊदी अरेबिया जहां से तेल निकलता है, और तीसरी ये अवामी हुकूमत है जिसने जो जितना असर आ रहा है उसमें से भी 35 अरब रुपए का जो हिट है वो डायरेक्ट ले रहे हैं। मैं आपके तवसत से अपनी आवाम को यह जरूर बताती चलूं कि हुकूमत कोई बिजनेस नहीं करती है। हुकूमत में रहने वाले पिछले लोग बिजनेस किया करते थे, इस हुकूमत में ये कोई बिजनेस नहीं होता, कहीं से अर्निंग नहीं होती, यही टैक्स का पैसा होता है। तो हुकूमत ने लेवी टैक्स की जीरो बिल्कुल कर दिया है और आवाम की जेबों से कोई पैसे नहीं निकाल रही। टैक्स में इजाफा हुआ है, कमोडिटी है, ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं हम बाहर से लेते हैं और जो है वही हमने उसी तरीके से उसको खरीदना। बात आ गई, मैंने कहा पेट्रोलियम लेवी में क्या इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? जी सवाल मेरा ये था, वो तो आपने कह दिया कि वो तो इंपोर्ट होता है। बिल्कुल नहीं हुआ, फिलहाल जीरो पे है जी, जीरो पे है। और मैं एक और अर्ज करती चलूं कि आवाम को इस इम्पैक्ट से बचाने के लिए ही एहसास प्रोग्राम में 13,000 किए गए हैं, एहसास राशन दिया गया है कफालत प्रोग्राम के तहत। और जो सबसे बड़ा हमारा कारनामा मैं समझती हूं कि जो गरीब आवाम की और जो हमारे पिसे हुए तबके को उठाने के लिए एक बेहतरीन अमल है, वो है हेल्थ कार्ड, जो इंश्योरेंस दे दी है 10 लाख की, जो आवाम बेचारी दरबदर होती थी और इस अमीर हुक्मरानों का जिनको छींक आती थी तो पीआईए के त्यारे लेके 3-3 महीने के लिए लंदन चले जाया करते थे, उस आवाम को एक कवरेज मिल गई है। अब ये नहीं हम देखते हैं कि पीटीआई का कोई मेंबर है, जो भी है। ठीक है, ये आपको नुकात आगे दोबारा लौट कर आएंगे, तो जो आपने सोशल सेक्टर में इनिशिएटिव्स उनका हवाला दिया उस पर गुफ्तगू करेंगे। सेटर साहब आपने गुफ्तगू सारी सुननी कंवल साहिबा की, इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन का उन्होंने नाम दिया और उन्होंने कहा कि जो है जो आप लोगों की काविशें हैं वो पहले भी होती रही हैं। कल भी फवाद साहब कहते हैं कि पिछले 3 साल में 13 दफ़ा कोशिश हुई हुकूमत को हटाने की, वो नाकामी उसमें हुई। और पेट्रोलियम मसनूआत को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई तेल के कुएँ नहीं है, पाकिस्तान तो उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ सस्ता तरीन पेट्रोल है और लेवी में इजाफा नहीं किया गया। तो आप इस हवाले से बताइएगा क्या स्ट्रेटेजी है, पीएमएलएन कहाँ खड़ी है इस वक्त? अनवार साहब, ये जो है ना डिक्शन,
जो इस्तेमाल होता है, जैसे काबिल सद एहतराम मोहतरमा ने कहा, मैं समझता हूँ इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से? हाँ, अल्फाज जो है उसको मोहतात, शाइस्ता और शुस्ता तरीके से इस्तेमाल किया जाए। माफ़े ज़मीर फिर भी बयान हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अल्फाज जो है उसको कुल्हाड़े में बदल दिया जाए। तो मेरी गुजारिश होगी नहायत अदब के साथ मोहतरमा से, बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं, MNA भी हैं, कि डिक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस वजह से जो पॉलिटिक्स है उसमें हेट्रेड भी बढ़ती है और डिस्टेंस भी बहुत पैदा होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है। ठीक है। अभी आपने तेल की बात की है जी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आज हमने चेयरमैन ओगरा को हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया हुआ था और चेयरमैन नेप्रा को, मिनिस्टर भी मौजूद थे और सेनेटर भी मौजूद थे। चेयरमैन ओगरा से एक सवाल किया गया कि आपने रात 11:30 पौने 12 बजे 12 रुपये लीटर बढ़ा दिया, क्या आप चार्ज करेंगे? और चार्ज होना शुरू हो गया। आप इस सवाल का जवाब दें, बाकी पॉलिसी जो बात की है, क्या ये 12 रुपये पर लीटर आपने पे किया है? आपने तो अपने जो स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है आपके पास है उसमें से बेचा है ना ये। तो आपने किस तरह से ये 12 रुपये, आपने तो 12 रुपये इसके लिए ख़रीदा नहीं है, 12 रुपये दिए ही नहीं है आपने। जो आप एडिशनल 12 रुपये जो तो जवाब क्या दिया? जवाब कोई नहीं था। अच्छा। ही वॉज आंसरलेस, इट वॉज इनडिफेंसिबल। तो क्योंकि इसका जवाब है नहीं, तो विदाउट रीजनिंग, विदाउट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके नुकसान बहुत होंगे। अब ये अगला सवाल ये है उनके, चेयरमैन साहब ये बताइए कि आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए कि जो ये आपने इतना बढ़ा दिया, इसका जो नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा मार्केट पे ऊपर और अवाम नास के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, ज़िंदगी की जो है ज़रूरियात उसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया है? को आप बता सकते हैं? नेचुरली हाउ कैन ही टेल, क्योंकि ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ऐसे स्टेप्स का। क्या ये अवॉइडेबल था? मेरा सवाल काउंटर ये है, जी क्या ये ना बिल्कुल बढ़ाना, जैसे कमल साहब कह रहे हैं कि मैं जी आपको वो अर्ज करता हूँ $95 पर मैं बैरल हो आपको गया है। अर्ज करता हूँ, वहाँ तो 4-5% तो कम भी हो गया है। इसके लिए है कि इसको फेज आउट करना चाहिए। फेज आउट? हाँ, अगर करना ही चाहिए। आप पहले तो कमर टूट चुकी है अवाम नास की, गुर्बत की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, तो बुरा हाल है। आप यकदम 12 रुपये पर लीटर अगर बढ़ा देंगे तो हर चीज़ जो है इसको आग लग जाएगी, मज़ीद आग लग जाएगी। तो ये जो भंबड़ बल गया है इसको कौन कंट्रोल करेगा और कैसे करेगा, कैसे मैनेज होगा? आपकी सजेशन है कि फेज आउट होना चाहिए, फेज आउट लेकिन इसके बगैर चारा कोई नहीं। नहीं, इसके देखिए इसका मतलब तो ये नुक्ता मैंने ये इसका क्वांटम भी कम किया जा सकता है और इसको एक तरीके से जो सब्सिडी आप दे रहे थे, क्योंकि IMF का प्रेशर आ गया है, वो आप विड्रॉ करते जा रहे हैं सब्सिडी सारी जो है। लेकिन कमल साहब तो अभी ऑन एयर कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा नहीं हुआ। इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो हाल हो गया है वो तो इजाफे से कई गुना हो गया है जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। अगली बात आपने कहा, एक और चीज़ मैं इंडिकेट कर दूं, कमल साहब आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, अपने कोई बाहर के मुल्कों से बात तो करें। आपको याद है 1998 में जब डेटोनेशंस हुई थी तो अमेरिका दुश्मन बन गया था पाकिस्तान का। 2 साल के लिए सऊदी अरब ने मुफ्त तेल दिया था पाकिस्तान को। अब हम सऊदी अरब से बात करते हैं तो कहते हैं जी 3 अरब मैं दे देता हूँ और इस पे मैं 4% आपसे लूँगा जो सूद है, और 72 घंटे के नोटिस पे मैं आपने 3 अरब लेकिन मौखर अदायगी का भी तो मुआहदा नहीं, मैं कहता हूँ वापस ले लूँगा। हाँ जी, ये को आपके लिए परमानेंट आप ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। हम अपने रिलेशनशिप को कुछ बेहतर करें, नेगोशिएशन से, परसुएशन से, गुफ्तगू से, डिप्लोमेसी से, फॉरेन अफेयर्स स्किल्स से तो करें, तो हम उनके साथ बात तो कुछ करें ना जी। तो अगर आपको इस वक्त सऊदी अरब थोड़ी मदद कर दे, UAE जैसे आपने जिक्र किया है, उन्होंने जिक्र किया, अगर मदद हो जाए तो आपका प्रेशर एक हद तक रिलीज हो सकता है। ओके, हो सकता है, ठीक है। मैं आमिर ज़ा साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि अभी पेट्रोलियम की बात हो रही है, इस पर आप अपने भी एनालिसिस दे दीजिएगा। हुकूमती वज़रा और जो कमल साहिबा हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, उनका मौक़िफ़ तो सामने आ गया, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सेनेटर साहब की सूरत में सामने आया है। आपके क्या एनालिसिस हैं? कोई वे आउट है इससे, जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हों और ये बात पे तो वजन है कि हम इंपोर्ट करते हैं, क्या ये उसी की वजह से हुआ या कोई IMF की भी शराइत है कि हमने
लेवी को बढ़ाना है, इस नहज पर लेकर आना है, और इसका मुतबादिल क्या हो सकता है, कैसे जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं उनको दबाया जा सकता है? जी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात हुई कि जाहिर है कि पाकिस्तान की माशी हालात जो हैं बड़े दिगरगूं हैं, और ये एक तसलसल है जो हम कहते हैं ना, गुज़श्ता कई दिहाइयों की जो मिसमैनेजमेंट रही है उसकी वजह से जो हमारे मईशत के कहते हैं ना स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उसको हम दूर करने से नाकाम रहे हैं। और ज़रा कि जब आपकी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते तो जहाँ पर जैसे इस किस्म के जब शॉक्स आते हैं, एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं, तो उसको खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको पास ऑन कर देती है जो कंज्यूमर्स होते हैं। तो वही कुछ हो रहा है, और ज़ाहिर है कि उसमें IMF की भी शराइत हैं और सब कुछ। हमें समझना चाहिए कि हुकूमत जो है बहुत ही गैर मकबूल किस्म के फैसले कर रही है, और ये ऐसे गैर मकबूल फैसले हैं कि जिसका ज़ाहिर है कि कोई भी जो सियासी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी आखिरी चॉइस होती है। ये आसान फैसले नहीं होते कि जिसको नजर आ रहा हो जिस हुकूमत को अगले 1.5 साल के बाद इंतखाबात में जाना है, तो अगर वो इस तरह के फैसले ले रही है तो आप मजबूरी का अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की गोट जो है किस बुरी तरह से फंसी हुई है। हमें अंदाजा होना चाहिए बहैसियत एक हर पाकिस्तानी की कितनी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। अभी सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जी जो है हम लोगों ने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, हम उनसे क्यों नहीं ले पा रहे जो है कंसेशनल प्राइसेस के ऊपर, जो माजी में फेवर किया करते थे अब वो नहीं करते। बात ये है अनवार साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बड़ा जियो पॉलिटिक्स इस दुनिया की बहुत बदल गई है, और उसके मेरे ख्याल में इस ताल्लुकात में जरा सा जो तनाव का आगाज हुआ था जब यमन में फौज कशी की बात हो रही थी, और जिस तरह से हमारी मुस्लिम लीग नून का दौर था, अब यकीनन पाकिस्तान अगर फौज नहीं भेजना चाह रहा था उस चीज को टैकल ज्यादा एक डिप्लोमेटिक तरीके से किया जा सकता था। लेकिन आप याद करें कि पार्लियामेंट में डिबेट कराई गई, उसमें सऊदी अरब से जो हमारे ताल्लुकात हैं उसका ख्याल बाज पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं रखा, जिस किस्म की गुफ्तगू की, यानी कि एक तो आप ज़ाहिर है कि उनकी तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर हमारी मदद करेगा। नवाज शरीफ साहब का एक उनके साथ बड़ा खुसूसी ताल्लुक था, उन्होंने वहाँ पर अपनी कहते हैं ना कि अयाम में जो उनके जब उनको एग्जाइल में थे वो गुजारे थे, बड़ा ख्याल किया था सऊदी अरब ने नवाज शरीफ साहब का। लेकिन जिस तरह से उस मामले को मिसमैनेज किया गया 2015 की बात में अगर वो हम लोग गालिबन कर रहे हैं ये, तो उसके बाद से आप देखें कि उस हमारे रिश्ते में दरार आ गई। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि आज सऊदी अरब बड़ी तेजी से बदल रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो है, अमेरिका बहादुर और पाकिस्तान के मफादात में डाइवर्जेंस बहुत है आज, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि मशरकी बैत के मशरकी वस्ता के जो ममालिक हैं उसमें अमेरिका का एक डोमिनेंस बहुत है। तो अब ये नहीं हो रहा कि इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें हमारी मुश्किलात हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें ज़ाहिर है कि अमेरिका से हम आई टू आई नहीं देख रहे। एक ज़माने में IMF जिस तरह की, जैसे नवाज शरीफ साहब का दौर था जब हम लोग कहते हैं उसकी शराइत पे अमल नहीं करते थे तो वेवर दे दिया जाता था IMF की तरफ से ना, आपको याद होगा। इस बार वेवर नहीं दे रहे बल्कि शराइत जो है कड़ी से कड़ी हो रही है, सख्त से सख्त हो रही हैं। उसकी सिर्फ वजह ये कि जाहिर है कि उनको अफगानिस्तान का जख्म है ताज़ा, वो हालांकि पाकिस्तान ना लेने में ना देने में अमेरिका की पॉलिसी थी, अमेरिका की पॉलिसी नाकाम हुई, लेकिन गुस्सा जाहिर है कि वो हम पर उतार रहा है और चाहते कि अफगान तालिबान हुकूमत फेल हो जाए जिसका मलबा मुल्क पे हमारे मुल्क पे जो है वो गिरे। यकीनन जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो इतना खुल के बात नहीं करेंगे, हमारे सियासतदान नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से हम ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे सहाफ़ी तो कह सकते हैं ये बात कि स्पेट को स्पेट कहना चाहिए, फावड़े को फावड़ा कहना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा हमारे साथ तनाव और कशीदगी है, और हम उन डिप्लोमेटिक अंडर करंट्स पे ना जाए, क्योंकि अमेरिका चाह रहे हैं कि जी आप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, भारत की हेजेमनी मान लें। तो ये चीज़ें भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, और उसका डायरेक्ट बेयरिंग जो है वो हमारे मईशत के ऊपर आ रही है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं, और उसका मेरे ख्याल में अगर काश ऐसा होता है कि हम लोग को एक नेशनल कंसेंसस, आप समझते हैं कि जिस वक्त हमारी ऑपोजिशन है वो इन हालात का फायदा उठा सकती है, क्योंकि वो एक तरफ से पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की डेट दी हुई है और तहरीक अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। आप समझते हैं ये इस तरह के फैसले उनको उस हवाले से तकवीत दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल जाहिर है कि जो चारा बहुत ज्यादा फराहम कर दिया हुकूमत ने पाकिस्तान की रियासत की मजबूरियों की वजह से, हिज़्ब इख्तिलाफ के पास खुल के खेलने के बहुत बड़ा एक मैदान है। अच्छा। और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को अवाम के एतमाद होता, या अगर मुझे नहीं पता, तो हम इस वक्त ऐसी बात करें, स्पेकुलेशन की बात करें, तो वो यकीनन इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस बात पे आपने मुझे रोका वो ये था जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर हमें अल्लाह अक्ल सलीम दे और मुल्क का दर्द दे, तो एक हमें कौमी कंसेंसस बनाए
हम कहें जी इतना बड़ा एक माशी बोरान हमारे सर पर है, हम किस तरह से तेल की इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, हम किस तरह से जो है मतलब है कि जो एक बोझ आम आदमी पर आ रहा है उसको मिटिगेट यानी कि खत्म कर सकते हैं, उसका ठीक। हल्का कर सकते हैं उस चीज को। उस चीज पे हमारी ये बात नहीं हो रही। दोनों तरफ से दुख की बात है कि लहजा बहुत तल्ख है, सोल्यूशंस की बात नहीं हो रही, एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं और कोई ठीक। जो है अपनी सियासत से बुलंद होकर नहीं ये सोचता। आप हम लोग थोड़ा सा इसको डिबेट को आगे लेकर चलते हैं। कंवर साहब आप बताइएगा, आपने चूंकि पॉलिटिक्स पे हम आते हैं, लेकिन क्या ये फेज आउट हो सकता था? और दूसरा, गैर मकबूल फैसले हैं आप लोगों को करना पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसेस, जिसका अहाता किया आमिर ज़िया साहब ने भी, तो इसका फायदा बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे अपोजिशन तो उठाएगी। आज भी उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं कीमतों में इजाफे को। किस तरह इस चीज को टैकल किया जा सकता है? देखिए जी, जहाँ तक सेनेटर साहब ने बात की, मैं बसात एहतराम इनसे कहूँगी कि डिक्शन की जो इन्होंने बात की, मैं उसको इंडोर्स करती हूँ। मगर अगर ये मोहतरमा मरियम साहिबा और उनकी तमाम जितनी भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भी अगर सेनेटर साहब थोड़ा सा समझाएं, और समझदार आदमी है, काबिल एहतराम है, और इस चीज़ को थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन पे लाएं। मैंने ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, मैं तो जो हक़ाइक़ है वही बयान कर सकती हूँ। लेकिन मैं इनका एहतराम करती हूँ। मैं इनका जो आर्ग्यूमेंट था कि इन्होंने आज अपनी जो कमेटी में ये बात की, तो देखिए इन्होंने जो बात की वो तो हमें फ़ायदा देती है। अगर ये कामयाब होते अपने आर्ग्यूमेंट में, और अगर ओगरा जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आपको पता है रेगुलेटर्स होते हैं, नेपरा है, ओगरा है और बहुत सारे इदारे हैं, ये रेगुलेटर इदारे इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं और ये अपने मैकेनिज़्म के तहत काम करते हैं। अगर ये समझते हैं और इनके पास कोई उसका अल्टरनेटिव है कि ये पास ऑन नहीं होना चाहिए था या नहीं हो सकता सारा इम्पैक्ट, तो उसका तो हमें तो बहुत फ़ायदा होगा। ये जिस तरह आमिर साहब जिस तरह बता रहे हैं आपको कि हुकूमत क्यों इस तरह के नापसंदीदा फैसले इस टाइम पे करना चाहेगी, जब आपकी अपोजिशन क्या है कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं, महंगाई का वो नैरेटिव सबसे ज़्यादा उठाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि एक पॉलिटिकल हुकूमत ऐसे नापसंदीदा या नॉन पॉपुलर इस टाइम पे क्यों फैसले करने की कोशिश करेगी, और आवाम जो है जिससे रिटेलिएशन होने की, और ख़ास तौर पे उस साइड से रिटेलिएशन या वहाँ से ग्रीवेंसेस ज़्यादा हैं जो मिडिल क्लास है या जो दिहाड़ीदार तबका है। तो उसकी रीज़न यही है ना कि इस वक्त कोई और सूरत हाल बचती नहीं है, ये पास ऑन करना ज़रूरी है। और अगर इस टाइम पे इसको रख लेते हैं, इसको फेज आउट करते हैं और हम इसको संभाल के रखते हैं, तो कुछ अरसे बाद ये वही कुछ बनेगा जैसे हमने पहले भुगता है कि आपका वो स्नोबॉल इम्पैक्ट हो जाता है। आप एक छोटी सी चीज़ को घुमाते रहते हैं, वो उसको बड़ा करते रहते हैं, फिर आपको उसके ऊपर ज़्यादा कर्जे लेने पड़ते हैं और ज़्यादा आपको नुकसान देना पड़ता है। देखें, सिंपल बात यह है कि हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन करनी होती है और उस पर पूरी आपने जो है वो अमूर हुकूमत चलाने होते हैं, मुल्क चलाना होता है। अवाम ही की जेब से पैसे निकलने हैं। इस वक्त कम निकलेंगे, अगर आप इसको रोक लेंगे 1-2 महीना, फिर वो उससे 2 गुना ज़्यादा निकलेंगे। तो इस वक्त फुल ऑनेस्टी यही है कि जो इस वक्त आ रहा है इम्पैक्ट, उसको आगे ट्रांसलेट होने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। 12 को 24 करने की ज़रूरत नहीं है, या 48 करके फ्रीज़र में रख के और फिर पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारी साबका हुकूमतें करती रही हैं। जहाँ तक इन्होंने देखें खारजा पॉलिसी की बात की, तो मैं इनसे बसद एहतराम सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगी कि दराड़ें आई थी रिश्ते में, लेकिन हमने उसको बेहतर किया और हमारी हुकूमत आने के बाद बहुत सारे हालात बेहतर हुआ। आप याद करें, अभी रिसेंट बात कर लेते हैं, पिछले सारे प्रोग्राम्स तो आप बहुत करते रहे, जब भी वज़ीर आज़म साहब का दौरा होता रहा सऊदीया का, या सऊदी हमारे जो बहुत उनके हाई लेवल के डेलीगेशंस समेत MBS के यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहे हैं। अभी रबीउल अव्वल में वज़ीर आज़म साहब 2 दिन के दौरे पे तशरीफ़ लेके गए, उम्रा भी किया और वहाँ उनकी बड़ी सक्सेसफुल मुलाकात हुई। उसके बाद आप अगर याद करें, 1.5-2 महीने पहले OIC का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, इतनी बड़ी यहाँ पर महफिल सजाई गई और आपने उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट की थी। वो कोई आम बात नहीं थी, अफ़गानिस्तान से लेकर के थी, और उसमें आप देख लें सऊदी जो आए हुए थे नुमाइंदे, उन्होंने किस किस्म का वहाँ पर अपना रिजॉल्व शो किया। और अब 23 मार्च को OIC का एक जो रेगुलर इजलास है वो भी इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें तमाम जो है वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और इसमें आपको मैं सिर्फ इतना ज़रूर बताऊंगी कि बीच में भी अभी सऊदी वज़ीर हमारे पास इंटीरियर मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हुए थे, कल हमारे पास ईरान से इंटीरियर मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हुए थे। तो ये सारी जो एक डिप्लोमेसी होती है साइड पे, वो चल रही है, और पाकिस्तान की बेस्ट जो हमारी जिसमें बेहतरी है, हम उसी पे ये सारे लाइंस पर काम करें। जहाँ तक इन्फ्लुएंस की बात है, तो हम सारे
पार्लियामेंटेरियंस, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे नेशनल असेंबली है, चाहे अपोजिशन के मेंबरान हैं या ट्रेजरी बेंचेस के हैं, कहीं ना कहीं हम सब डिप्लोमेसी कर सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं भी एक सऊदी जो फ्रेंडशिप ग्रुप है, मैं उसका हिस्सा हूँ। हम एम्बेसडर से भी मुलाकात करते हैं, अपनी सारे तर्जुमानी भी करते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए बात करते हैं। और जहां इन्होंने कहा बेल आउट, तो हमसे ज्यादा किसको इंटरेस्ट होगा कि इस वक्त आवाम को बेल आउट किया जाए, जब आपने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और 1-1.5 साल के बाद जो है वो जनरल इलेक्शन का भी जो है वो उस तरफ भी हम जा रहे हैं। लेकिन हकाइक ये है कि हम आवाम से इस वक्त सच बोल रहे हैं और हमें कोई उनको इस वक्त ड्रामे करके नहीं दिखाने। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको देखना। आम नुकात उठाए, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कंवल शोजत साहबा, राना मकबूल साहब और आमिर ज़िया साहब मौजूद है। वक्फा दोबारा लौट के आते हैं, वक्फा ले लीजिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. वेलकम बैक। सेंटर साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा, आमिर ज़िया साहब और कंवल साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। आमिर ज़िया साहब ने कहा कि हालात तो ऐसे हैं, और जो आपने भी जो नक्शा खींचा और अहाता किया, ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा सियासत भी उस वक्त होगी जब पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह मुस्तहकम होगा। तो क्या इस वक्त ज़रूरत ये नहीं कि बैठ के कोई बातचीत की जाए? ये जो नेशनल इशूज़ हैं, चाहे वो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इशू है, जियो स्ट्रेटिजिक इशू है, जियो इकनॉमिक्स के इशू हैं, या फिर ये जो जोड़ तोड़ और मुलाकातें, और जैसे कंवल साहब पहले ब्रेक से पहले कह रही थी, अच्छी बात है, बीमार पुरसी करनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मीडिया में डिबेट हो रही है तो यही हो रही है कि नंबर्स पूरे करने के लिए मुलाकातें और आउटरीच की जा रही है। क्या ये ऑप्शन बेहतर है या वो ऑप्शन बेहतर है कि हुकूमत को हटा के क्या निकलेगा? वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है डेमोक्रेसी में वो तो होती रहे, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है, जो आपने इंडिकेट की है कि किसी एक स्टेज पे इकट्ठे होके इसके ऊपर गौर ख़ौज़ भी करना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर आ जाएं। अभी जो वोट रिजेक्ट कितने होते हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज की भी इलेक्शंस होने, अपनी अपनी इनपुट भी देनी चाहिए। आज मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि चूँकि इंटरट्विंड है और इंटरडिपेंडेंट है ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और ऑयल सेक्टर जो है, तो चेयरमैन जो है नेपरा, उनको भी बुलाया हुआ था। तो एक कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें ये लोग होंगे जो चेयरमैन नेपरा और चेयरमैन ओगरा, अच्छा, एंड सेनेटर्स जो इसमें कीन इंटरेस्ट रखते हैं हमारे पास है। तो 3 सेनेटर्स होंगे, उनके लोग होंगे, ये बैठेंगे और बैठ के इसके ऊपर जो है हुकूमत और अपोजिशन की भी सेनेटर्स, जी बिल्कुल, उसमें बाय पार्टीजन, जी बाय पार्टीजन, बिल्कुल। तो उसमें बैठ के इनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, इनके साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी करेंगे, और फिर कुछ डिसीजंस पे पहुंचेंगे कि ये जो इतनी बड़ी क़यामत की घड़ी है, इससे कैसे फाइट बैक किया जा सकता है। तो साथ में ये दोनों काम बैक वक्त होंगे, एक तरफ बातचीत भी हो रही, दूसरी तरफ से आप लॉन्ग मार्च भी कर रहे होंगे और हुकूमत को हटाने के लिए भी कर रहे होंगे। तो ये कैन वी डू बोथ साइमल्टेनियस? नहीं, अब तो चूँकि पहले मौका ही नहीं दिया गया, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बोध इतना ज़्यादा, डिस्टेंसिंग इतनी ज़्यादा, और जंगो जदाल, ज़बानी कलामी, वैसे फिजिकली भी आपको पता ही है, जिस तरह वो किताबें चलती हैं और गालियाँ चलती हैं, अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट को ऐसी जगह तो नहीं होती ना, ये तो बड़ी मुतबर्रक और मुकद्दस जगह होती है जहाँ ना ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए और ना ऐसा अमल होना चाहिए। लेकिन ये होता है, जिसको बंद करना चाहिए। जैसे शौजत साहबा ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी से बात करता हूँ, मैं दोबारा करूँगा और इसी हवाले से करूँगा कि मुझे एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने कहा, भी होल्ड ऑन, आप अपनी ज़ुबान और अपनी डिक्शन को दुरुस्त रखें। लेकिन अब शोजत साहबा भी अपना रोल प्ले करें। अब हम इसको कैसे गेज करेंगे, असेस करेंगे कि हमारी एफर्ट से कोई फ़र्क पड़ा, हो सकता है फ़र्क पड़े। चलिए अपना अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं। नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा, 100% पड़ेगा। हाँ जी, तो इससे चीज़ें जो हैं, टेम्पर जो हैं, वो कंट्रोल में आएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे ये शुरुआत हमने की है इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा जो है नतीजा खेज होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता। अच्छा,
क्योंकि हम चेयरमैन ऑफ द कमेटी मैं नहीं बिलीव करता। ये सारा मसला निशिस्तन गुफ्तन खुर्दन बर्खास्तन से ही होता है। हाँ। जो हुआ है हमारा जो मेरा एक जो हमेशा मैं बात भी करता हूँ कि इतनी इमेजिनेटिव गुफ्तगू होती है हमारे लीडर्स की, यहाँ गवर्नमेंट की भी, कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की साइंस जो है ना, उससे हम लोग पूरी तरह वाकिफ नहीं है। ठीक है, हमें फॉलोअप करना आता ही नहीं है चीज़ों को, इसलिए वो चीज़ें सारी पीटर आउट हो जाती हैं, वक्त के साथ साथ उनका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। चलिए वी होप कि जो आप लोगों ने कमेटी बनी इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। ये हम आपको बताएंगे इसके अंदर, जरूर, इस पे हम जरूर जानना भी चाहेंगे। आमिर जाहिद साहब, सर ये तो बातें हो गई, ज़ाहिर बात है ये इश्यूज हैं जो आवाम के दिल के बहुत करीब है और लोग शायद इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल भी साथ साथ चल रही है। आप किस तरह देखते हैं? आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे और 4 नए वज़रा को अब शामिल किया जाएगा पंजाब की कैबिनेट में। 37 हैं, 41 हो जाएंगे और वो जो एक 11% का है, 11% आप रख सकते हैं मेंबरान असम्बली के तादाद में, वो 41 है, 41 हो जाएंगे। आप समझते हैं ये मौजूदा सियासी हालात की वजह से नई इंडक्शंस हो रही हैं? साथ में आप किस तरह देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का जो एक अपना एक ग्रुप है, वो कहते हैं दोबारा से उस पर बड़ी बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और जिस तरह की हालिया दिनों में मुलाकातें हुई हैं, PMLQ भी मुशावरत कर रही है। हाउ डू यू सी दैट दोज डेवलपमेंट्स? पहली बात तो ये कि जब भी असेंबली में हुकूमत के पास एक बड़ी कहते हैं ना महदूद सी अक्सरियत हो, वो एक कहते हैं ना कि स्लिम मेजोरिटी के साथ हुकूमत अगर कर रही हो, तो फिर जब भी इस तरह के हालात होते हैं कि हिज़्ब खिलाफ जो है वो लंगर लंगोट कस के मैदान में आ रही हो और वो इनके तहादियों से भी मिल रहे हैं, इनके जो MPAs होंगे, MNAs होंगे, उनसे राब्ते में होंगे। मैं सिर्फ कोशिश की बात कर रहा हूँ, नतीजे की बात नहीं कर रहा। तो उसमें हुकूमत मजबूर होती है कि वो इस तरह की पेशबंदियां करें। और यही आप देखें कि जो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो मैं समझता हूँ कि एक हर वक्त एक कैफियत रहती है ना कि अबतरी की, एक हर वक्त एक हुकूमत गिरा दो, हुकूमत बना दो। और ये सिर्फ पहली मरतबा PTI के साथ नहीं हो रहा। आप ये देखें कि जब भी मैं याद करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब होती थी, जब नून लीग की थी, तो हर 2-2.5 साल के बाद यही सिलसिला होता था। 90 की दिहाई को आप याद करें, इसी तरह के हमेशा सियासी अदम इस्तेकाम रहता था। तो जब भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसके खमीर में अदम इस्तेकाम है और सियासी जमातें जो है वो बिल्कुल उसने पाकिस्तान को कबीलों की तरह तकसीम किया हुआ है कि उसमें ज़ाहिर है कि पसंद नापसंद है, ज़ाहिर है कि उसका हिस्सा है। हमारी उस तरह की मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है कि जो मगरबी ममालिक के अंदर होती है। तो ये हमारा अपना एक, क्योंकि पसमानदा मुल्क है, तुम्हारे इदारे भी उसी तरह से पसमानदा हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ वेस्टमिनिस्टर टाइप की डेमोक्रेसी आ जाएगी और यहाँ पे एकदम जो है तमाम लोग बड़े उस तरह से काम करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि जो आप बात करेंगे कोशिशों की किस हद तक बारावर साबित होंगी। एक तो सिग्नल जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त के लिए हौसला अफजा है कि उसके जो इत्तेहादी हैं वो छोड़ के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो PMLQ हो। जो मैं अगर सामने की अगर हम बात करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की यही सूरत हाल है जो अब तक के इशारे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि विद इन PTI अगर डिफेक्शन होती है तो वहां पर आपको पता है कि डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई होगा। तो वो कोई चॉइस नहीं होगी हमारे बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि वो इस तरह का डिफेक्ट करके जाएं। अच्छा, उसमें फिर असल जो सवाल है इस इख्तिलाफ के लिए वो ये कि चले आपने एक बनाया, आपने एक मंजरनामा बनाया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि क्या आप चाहेंगे कि ये असेंबलियां 1.5 बरस पूरा करें? अगर आप फर्ज करो, मैं नहीं कह रहा कि कामयाब होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है और इंतखाबात होंगे तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी अदम एतमाद है। और हमने देखा है कि इसमें वो आपको झलक नजर आती रहती है कुछ हफ्ते, हर कुछ महीने के बाद की शीरो शक्कर होते हैं और फिर जाहिर है कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के साथ कोई नहीं चाहेगा, पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि उसका कंधा इस्तेमाल करके नून लीग को फायदा हो, या नून लीग नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को फायदा हो, या क्यू लीग ये सोचेगी कि जनाब अगर मैं इनसे इस वक्त दगा करता हूं तो उसके बाद जो है क्या मुझे इससे ज्यादा का बड़ा हिस्सा मिलेगा, कम हिस्सा मिलेगा? बड़े बुनियादी सवालात हैं। और फिर इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का भी जो मैंने अर्ज किया कि ज़ाहिर आए तो लोग PTI की टिकट पर है ना, तो वो कहना आसान होता है कि जी नाराजगी, और नाराजगी में वो जो है जाम को तोड़ देंगे और मेज को उल्टा देंगे। वो मुझे फैज कहते थे ना कि लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। तो ऐसा नहीं होने जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सियासत में अदम इस्तिकाम होगा, शोर बहुत होगा, हमें और आपको बोलने की चाय की प्याली में तूफान वाली बात है आपके ख्याल में? जी, अगर आप ये कहें, और हमें और आपको मजा ही आएगा कि हम प्रोग्राम करते रहेंगे, टीवी
के ऊपर तकरीरें चलती रहेंगी, जलसे जुलूस होते रहेंगे, लेकिन जो हमारे असल हकीकी मसाइल हैं वो पसे पुश चले जाएंगे। दुख इस बात का है। अनवार साहब जी कमल साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो कमेटी की बात की मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि अगर बाईपार्टिसन कमेटी इन तमाम चीज़ों को देखते, ओगरा नेपरा को बुलाए, आप भी इसको वेलकम करती हैं और उम्मीद करती हैं कि इससे कोई बेहतर सोल्यूशन अगर निकल सकता है तो वो अच्छा होना चाहिए। साथ में सियासत भी चल रही है और जाहिर बात है जब काबीना में इजाफा कर रहे हैं पंजाब में, तो मेरे ख्याल में इसी वजह से कि तमाम लोग जो हैं वो जुड़े रहें हुकूमती इत्तेहाद के साथ पंजाब असम्बली में, क्योंकि बहुत से सियासी और तजिया निकार मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि शायद पंजाब और वफाक में जो है वो शायद अपोजिशन जो है वो मिलकर कोई एफर्ट करे आपको लोगों को डिसलॉज करने के हवाले से। अनवार साहब 3-4 पॉइंट्स मैं जल्दी क्विकली बता दूं। जहां तक सेनेटर साहब का ताल्लुक है, मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि एक सीरियस और सीजनड और फोकस्ड पार्लियामेंटेरियन है और अपने काम पे फोकस है, और फजूल जो एक सियासी तमाशा या सियासी एक जो सर्कस लगा हुआ है ये उससे बहुत हटके इनकी बातचीत है और एक इनकी जो पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही खुश आइंद है। जहाँ तक आपने पार्टी की ये इसकी कमेटी की बात की है, तो जो हमारे पार्लियामेंट्री फोरम्स होते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, वो यूजली बायपार्टिजन ही है और वहाँ पर हम फोकस जो इशू बेस्ड हमारे काम चल रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जो इदारों को लेकर के चल रहे होते हैं उसमें तमाम मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेंबरान बैठे होते हैं वो फोकस डिस्कशन करते हैं और टू द पॉइंट होती है और उसमें हमारी ऑब्जेक्टिविटी में हम ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ बैठते हैं कि आवाम का फ़ायदा होना चाहिए और इदारों की कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए। तो उस हवाले से मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जो सियासी एक सर्कस लगा हुआ है ये इससे बिल्कुल हट के इशू जो आवाम से रिलेटेड इशू हैं उसके ऊपर फोकस्ड है। जहाँ तक आप एक पहले जो बात हो रही थी, मैं सियासी मंजरनामे के साथ साथ जो हमारी बैरूनी इस वक्त पॉलिटिक्स है, ये जियो पॉलिटिक्स है, मैं उस पर ज़रा एक छोटा सा हिंट देती जाऊँ कि चाइना अभी वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेकर गए थे और कोई बायलैटरल हमारा वो विज़िट नहीं था, वो एक वहाँ पर जो स्पोर्ट्स हो रही थी, ओलंपिक्स विंटर की हो रही थी, उस पर गए थे। बहुत सारे और भी डेलीगेशन गए हुए थे, लेकिन स्पेसिफिकली वहाँ पर जो मुलाकातें हुई 1-to-1 वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुई हैं प्रेसिडेंट शी से और प्यूटन साहब की हुई हैं, और अब वज़ीर आज़म साहब रशा भी तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप सीरियसनेस ऑपोजिशन की देखें कि जो ऑब्जेक्टिविटी थी उसको हटा के किन बातों को कि जी इधर से यूं नहीं मिले, फलानी जगह पे यूं नहीं हुआ, हम भूल जाते हैं कि इस वक्त एक सदी का बदतरीन पेंडेमिक जो है उसने दुनिया को हिट किया हुआ, जिसको आप कोरोना कहते हैं, और चाइना जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बारे में कॉन्शियस है और उन्होंने अपनी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है। एक एक दिन में कम से कम 10-10 जो है वो कोरोना के टेस्ट करवाए गए हैं जो वज़रा साथ गए हैं। तो इन हालात में, इन गैर ज़रूरी जो गैर मामूली हालात में अगर एक अच्छी वो बातचीत हो रही है और मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उसको किस तरीके से डाइग्रेस किया गया, उसको कैसे लेफ्ट राइट किया गया, बजाय उसको हम कैपिटलाइज करते, मीडिया पे भी कैपिटलाइज करते, वो आप देख लें कि उसको बिल्कुल जो है वो फारिग एक तरीके से करने की ये साजिश की गई कि वज़ीर आज़म के आने से पहले पहले अदम इस्तेकाम तो फलाना। तो ये जहाँ पर आपकी कौमी सलामती और कौम से या आपके मुल्क के इंटरेस्ट की बात आती है, वहाँ पे मैं समझती हूँ कि खुदारा सारों को अपनी ये सर्कस से, सियासी तमाशे से बाहर आके, ऊपर आके, और वहाँ पर कम से कम एक होने की ज़रूरत है। और अभी मेरे पास एक ये बयान है जहाँ अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे आमिर साहब, क्योंकि बड़े सीरियस और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और इनका बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन बड़ी क्लियर होती है। तो मैं ये माइकल कगलमैन की जो आज की स्टेटमेंट है, उनका ट्वीट है, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा कि यूएस स्पेशल रेप for Afghanistan Tom West speaking at USIP says we don't have a choice but to work with Pakistan on the path ahead in Afghanistan। तो ये जो हमारे इस चाइना का विजिट था, इससे पहले भी उधर से बयानात आए थे अमेरिका से, और अब जब रशा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म विजिट करने जा रहे हैं तो भी आप देखें कि एक बॉडी लैंग्वेज में चेंज आपको नजर आ रहा है। और जहां तक जियो पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो ब्लॉक्स में दुनिया काम करती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मैं बोलना नहीं चाहती कि अमेरिकन ब्लॉक के साथ कौन कौन से ममालिक अलाइंड है। तो अगर अमेरिका लचक दिखाएगा, और जो आपने पहले जिक्र किया, आमिर साहब ने भी किया कि फैटिफ को लेकर के एक अगर हम कंडीशन पूरी नहीं कर सके तो हमारे ऊपर किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, वो एब्सोल्युटली नॉट। और अफगानिस्तान की एपिसोड के बाद ये सारा सवाल मेरा ज़िम्नी बनता है कि इन तमाम जो आपने अंदरूनी और बैरूनी
अहाता किया सूरत हाल में, इस पे तो आपको वसीउल कल्बी का मुजाहरा करके इनको गले लगा लेना चाहिए अपोजिशन को, ताकि अंदरूनी खलफिशारी ना बने। वो तो इस चीज का तकाजा नहीं करता फिर सारी सूरत अनवार हाल। साहब, वसीउल कल्बी जो है ना, वसीउल कल्बी या दिल का बड़ा होना एक बीमारी है, और मेरे दादा मरहूम की डेथ जो है ना वो दिल के बड़े होने से हुई थी। दिल को उतना ही रखना चाहिए, accommodation की बात डायलॉग कर रहा था। में बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। जैसे सेनेटर साहब, मोअज़्ज़ज़ सेनेटर साहब बात कर रहे थे, इसमें सारों को एफर्ट करने की जरूरत है। पार्लियामेंट का फोरम अवेलेबल होता है, स्पीकर का ऑफिस एक न्यूट्रल जगह है जहां पर वो सबको दावत कहते हैं। चेयरमैन सेनेट का बहुत जबरदस्त रोल है, बहुत पॉजिटिव रोल है। मैं उनके ऑफिस को बहुत आइडियलाइज इसलिए करती हूँ कि मैंने अभी यंग पार्लियामेंट्री फोरम पे इलेक्शन लड़ा सेक्रेटरी जनरल का, और मेरा वहां जाना आना हुआ, तो मैंने वहां पर एक बहुत जबरदस्त माहौल देखा कि हर पार्टी ताली एक हाथ से भी बची है, दूसरे हाथ से भी बात पूछ रहे थे, गुफ्तगू करते। जी जी, दूसरे सेंटर साहब मुझे सिर्फ एक जुमला पूरा करने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जहां कौमी सलामती के मामलात हैं, जहां पाकिस्तान की मईशत में आगे खुशहाली आने जा रही है, अगर उसको वीकनेस बना के शो करने की कोशिश की जाए, और उस टाइम को, यानी जो अभी जिस तरीके से है कि इंटरनेशनली ग्लोबली एक इन्फ्लेशन की वेव है और इनको पता है कि इससे हमने बाहर निकल आना है बहुत जल्द, इसको इसलिए कोशिश की जा रही है कि जी हुकूमत को गिरा दो, तो ये कर दो वो कर दो, कि एक अफरा तफरी की सिचुएशन रहे, और हुकूमत जो है वो अपना जो कामयाबी है उसको आवाम तक प्रेजेंट ना कर पाए। तो मैं मौका मिलता है, अभी आप बात कर रही हैं प्रेजेंट करने का, तो मौका आपकी तलाश करना है। और उसमें दोनों साइडों से, अपोजिशन की साइड से भी आपको एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नजर नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर जो सेनेटर साहब बैठे हैं। जी, आपकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की तारीफ हो रही है, कमिंग फ्रॉम कमल शोजब साहब, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। उनकी बड़ी शफकत है जी, इससे फर्क पड़ता है हालात। हमारी डिबेट भी बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी वो हो गई है, फोकस्ड हो गई इस वजह से। आमिर साहब ने तो ही इज प्रेस अ रॉ नर्व, अभी दुखती रग पे हाथ रख दिया, इन्होंने 2 मिसरे पढ़ दिए फैज के। अच्छा, वो हैं ऐसे कि हम खस्ता तनों से मुतसिब हो, क्या मालूम मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया लो सामने लाए देते हैं, दामन में है खाके मुश्ते जगर, हाथों में जामे हसरत मैं, लो दामन हमने झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं जी। तो बात ये कंप्लीट भी किया। हाँ, जी, क्या है ना, थैंक यू आमिर साहब जी। तो उन्होंने एक तरह से ही प्रेस ऑन ऑफ, ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी एमएनए साहिबा की। तो ये हम टॉक शो में तो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन आप लोग की नशिस्तों से जो बयानात आते हैं वो तो कुछ और हमें तस्वीर दिखाते हैं। देखें, उसमें एक फैक्टर है जो एक क्रेडिबिलिटी गैप और कम्युनिकेशन गैप शुरू से है ना, उसको फिल नहीं किया गया। अब जब भी कोई बड़ी सीनियर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, हमारी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटीज, हाँ वही कमेटी, तो सब लोग आते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तशरीफ नहीं लाते। उनकी अपने व्यूज़ हैं, अपनी रिजर्वेशन हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे थे, वो एमएनए साहबा भी कह रही थी कि दिल बड़ा करके तो बात तो करनी चाहिए ना जी। जब तक अब बात नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने सबसे बात की, क्योंकि जब मिशन इतना बड़ा हो तो फिर बात भी करनी पड़ती है। कोई गुंजाइश है जमीनी हकायक को जी, जमीनी सियासी हकायक को रखते हुए? बिल्कुल है। हम लोग ये ना समझे जो हमारी आपको गुफ्तगू याद सुन रहे हैं, हम है, वैक्यूम में बातें कर रहे हैं। आपको याद है कि कितनी दफ़ा कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि हम जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हम इसको दोबारा से क्रिएट करें एक सिस्टम। लेकिन अब तो आप लोग आपकी टॉप लीडरशिप कहती है कि हुकूमत को हटाना तो जो है तो उसी में आफियत है। शुरू कीजिए एक मेटाफोर, हम 2022 की बात एक मेटाफोर्सिस होता है ना, 16 फरवरी 2022 पे हर कहां चीज खड़े का। हैं? मैं कहता हूँ आज अगर हुकूमत जो है आगे बढ़े और बात करे, आज कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये मौलाना फजल रहमान मैं शबाशी साहब अपनी आज ही की बात बताता हूँ। आप देखें ऐसे हालात में ओगरा के 2 बिल्स आए आज, जो हमारी कमेटी के पास आए, ठीक है, और ये दोनों बिल जो हैं आप वो अखबार में भी पढ़ लेंगे, यूनानिमसली हमारी कमेटी ने पास किए। हालांकि वहाँ नून लीग के लोग भी हैं, बाकी पार्टियों के भी हैं और पीटीआई की भी हैं। बात है स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन की। हम उसमें अड़फस भी कर सकते थे, उसमें कोई एक तरह से यानी इख्तलाफ राय भी पैदा कर सकते थे। ये बात है इंटेंशंस की, और फिर उन इंटेंशंस को सलीके के साथ इम्प्लीमेंट करना। लेकिन सर वो आबिद जाफ़र साहब, आप इसको वाइंड अप कीजिएगा, इंटेंशंस अच्छी हैं, अमल भी बड़ा उसमें जो है वो कलीदी किरदार अदा करता है। आपको जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है, आपको लगता है कि इस वक्त जो हमारी सियासी मंजरनामा है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, या हम अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कर रहे हैं और असल हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो इस वक्त सियासी हकायक है, जमीनी हकायक?
देखिए, आपकी वजह से सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बात है। इन अच्छी बातों का दायरे कार जो है वो फैलना चाहिए। लेकिन वो सही। कहते हैं ना, वो मिसरा है कि ना हम बदले, ना तुम बदले, ना दिल की आरज़ू बदली। जी हाँ। तो यहाँ पर अगर हम ब्रॉडर अगर पिक्चर देखें, बड़ा मंजरनामा देखें, तो मुझे पाकिस्तान की सियासत में तलखियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बढ़ती हुई अदम इस्तेकाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस पे इख्तिलाफ चाह रही है कि ज़ाहिर है उसको एक नज़र आ रहा है कि एहतसाब का एक पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ था, और उनके कुछ स्टेक्स ऐसे हैं कि वो चाहेंगे कि जब तक हम जवाबी दबाव नहीं डालेंगे तो हमारी बचत मुमकिन नहीं है। ये भी एक ठीक। बात है कि हुकूमत के लिए सवाल निशान है कि उनका जो एहतसाब का एजेंडा था वो डीरेल हो चुका है। और जाहिर है कि जब अफरात ज़र बढ़ता है मुल्क में, जब कीमतों में इजाफा होता है, सही। तो अवाम में भी बेचैनी होती है, और फिर जो लोग अपने महदूद सियासी फायदों के लिए उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। लेकिन आखिरी बात मैं कहूँगा, अनवार साहब की ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए अपनी सियासी जो एक हमारी कोई भी शिनाख्त हो सकती है, हमारी वो हो सकती है, उससे बढ़कर सोचें, उससे बुलंद होकर सोचें, वाबस्तगी से, और मुल्क के लिए काम करें, क्योंकि ये बड़े मुश्किल हालात मुश्किल हालात हैं। हमारे में खतरा है, मगरब में खतरा है, ठीक है हमारे सर। अंदर एक इस्तेकाम है, लेकिन तो आप निकलना हाँ, टेक अवे यही है, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। बहुत मैं शुक्रिया एक आपका। सेकंड एक बात से छोटी सी करूँ। आमिर साहब की नज़र एक शेर है, आपने शुरू कर दिया ना कि जो हालात दिगरगू आपने खुद ही जिक्र किया, वो ये है कि सीख ली आपने मसीहाई, सीख ली आपने मसीहाई, मरने वालों को मरहबा कहिए। चलें, ये अब इस पे हम कमेंट एंड में ये करेंगे कि जो बात की अनवार थी साहब, एक जुमला मैं भी कहना चाह रही थी। जी जी बिल्कुल मैम, जल्दी से कह दीजिएगा प्लीज, से। शायरी नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी नस्ल में कह दें। की अमेंडमेंट्स 80% मानी गई थी अपोजिशन की, तो उसके बाद वो 34 अमेंडमेंट्स नैब की लेकर आ गए थे। तो बात वही आमिर साहब को मैं इंडोर्स करूंगी कि मुल्क की सलामती के मामलात, जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, उनको सियासत और मुनाफकत दोनों से दूर रखना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, और ठीक। उसमें कॉमन इंटरेस्ट के टाइम पे जो है ये रवैये ख़त्म कर देने चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। बेखम वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है। आपने सारी गुफ्तगू सुनी, ज़रूरत इस अमर की है कि हासी और ग्रोही इख्तलाफात से बाला तार के जो मुल्की मसाइल हैं उस पर सर जोड़कर बैठना चाहिए, ना कि दस्तों गिरबा होना चाहिए। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी पुरमक्स गुफ्तगू हुई। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।